नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। दो तीन अहम इशू है। वैसे तो आप देख रहे होंगे कि मुल्क के अंदर हर एक मिनट के अंदर कुछ नए इश्यूज़ सामने आ रहे हैं और एक तरीके से एक दायरा है जिसके अंदर ये इश्यूज़ भरे हुए हैं। बहरहाल हमने दो तीन चीज़ें आज उठाई हैं और हमारे पास बहुत ही अहम गेस्ट भी हैं और उनमें यकीनन इस वक्त जो टॉप में चल रहा है वो चल रहा है जनाब तोशाखाना केस की। आज आपको पता है प्रोसीडिंग हुई है इलेक्शन कमीशन में और तकरीबन 200 के करीब जो हैं वो आइटम्स हैं और 52 कैटेगरीज़ हैं जिसका जवाब इमरान खान को देना है। और आज इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर उनके वकील को कहा है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स दें। अभी फर्दर इसमें चलना है। कहा जाता है कि जी जनाब ये जो आपका तोशाखाना केस है वो तकरीबन 1 महीने के अंदर इसका फ़ैसला आ जाना चाहिए। ज़्यादातर आइनी माहिरीन इससे मुत्तफ़िक़ हैं, तो इसका मतलब है 4 सितंबर से पहले इसका फ़ैसला आना है। कुछ लोगों कहते हैं ये क्रिस्टल क्लियर केस है और ये ओपन एंड शट केस है इमरान खान के लिए। हालांकि कई जगह पर इमरान खान की तायात नाइली का केस चल रहा है, एक तरफ हनीफ अब्बासी वाला केस है, एक तरफ ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला दिया है 86 पेजेस का वो भी है। इसी तरीके से फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से ख़ुद आपके पीटीआई जो है, इससे पहले कि हुकूमत जाती पीटीआई चली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहाँ भी यही कहा गया है कि जी इसको बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन को आया ये एक्सेप्टेबल है या आपकी पिटिशन ये नहीं है, इसके ऊपर मेरिट पे फ़ैसला हो जाए। तो देखते हैं वहाँ पे भी क्या होता है। और हम ज़रा इस पे भी बात करेंगे कि ये जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, अब तो शहबाज शरीफ साहब जो प्रोविंस हुकूमत छिन गई तो उसको भी बुला के वज़ीर बना रहे हैं, मुशीर बना रहे हैं, स्टेटस दे रहे हैं। कुछ 63 के करीब वज़रा आ चुके हैं, 63 के करीब काबीना है। बकौल ख़ुद काबीना के कुछ वज़ीरों के, खुद पीएमएलएन के, छोड़े इत्तेहादियों को, कुछ पीएमएलएन के वज़ीरों का कहना है कि सर कुर्सी नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है। लेकिन क्या है कि और 1 साल भी नहीं है, शायद आपके दिसंबर में इलेक्शन हो जाए, जनवरी में हो जाए, हो सकता है अगले 2 महीने में हो जाए। लेकिन बहरहाल फिर भी अगर 1 साल की हुकूमत 63-64 और सुनने में आ रहा है 2-3 और भी बुलाए जा रहे हैं और कारकर्दगी किसकी अच्छी है ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। क्या किया है? एक जो वजारत ख़जाना दी है, ख़ुद पीएमएलएन के लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है कि जनाब उनकी कारकर्दगी जो है बहुत ख़राब है और इसका नुकसान जो है वो पीएमएलएन को आइंदा बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जितना नुकसान इमरान खान नहीं दे पा रहे हैं पीएमएलएन को, उससे कहीं ज़्यादा मिफ्ता दे रहे हैं। इसीलिए पीएमएलएन के मरीम नवाज़ साहिबा ने भी, आपको पता है कि उनकी जो पेट्रोलियम मसनूआत पे कीमत बढ़ाई है, पूरी दुनिया में कम हो रही है, वहाँ बढ़ाई है, तो उसकी पोजीशन देख लें कि उन्होंने उसको भी कंडेम किया है। नवाज़ शरीफ साहब ने इसको, जो कि कायद हैं, मेरा ख्याल है कुछ लोग ये कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब मरीम नवाज़ साहिबा ने तो अदम एतमाद कर दिया, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल का वज़ीर ख़जाना रहना मुनासिब नहीं है, बल्कि कई वज़रा तो डिमांड कर रहे हैं कि भाई जान छोड़ें आप। तो कुछ इस तरह की कारकर्दगी को भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। तो आइए हमारे जो गेस्ट हैं उनकी तरफ हम आते हैं। गेस्ट हमारे साथ हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया सर। सेनेटर इरफान सिद्दीकी सिर्फ सेनेटर नहीं है, सहाफ़त के शोबे में एक बहुत बड़ा नाम है, हमारे उस्तादों में से होते हैं और ज़ाहिर है पीएमएलएन का भी उनका ताल्लुक़ है। आपकी आमद हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है सर, आपने हमारे प्रोग्राम में, हमारे चैनल में आए हैं, हमें बड़ी खुशी है। दूसरी तरफ सदाकत अली अब्बासी हैं, हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं, हमारे बड़े प्यारे आदमी हैं, पीटीआई के बड़े लॉयल वर्कर हैं। हालांकि ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को शिकस्त दिया। हम समझ रहे थे कि इस जगह पे इनकी मिनिस्ट्री पक्की होनी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान साहब को शायद माजरत के साथ अब्बासी साहब बुरा ना माने, लोटे ज़्यादा पसंद हैं, तो इसलिए आजकल लोटे उनके इर्द गिर्द बहुत हैं, अब्बासी जैसे लोग नहीं हैं। तीसरी जो हमारे साथ शख्सियत है वो भी एक बहुत ही नामी गिरामी शख्सियत है, बहुत अच्छा लिखते हैं, एनालिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जान चकज़ई साहब। मैं ज़रा पहले इस पे आ जाता हूँ, ये हुकूमत की मौजूदा हालात पे बात करने से पहले थोड़ा सा फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना और शहबाज गिल
साहब के रिमांड के ऊपर आता हूं और उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं पहले सदाकत अली अब्बासी की तरफ आ जाता हूं। हालांकि मुझे स्टार्ट लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस वक्त अपोजिशन पे है तो उनको हम ले लेते हैं। क्या वजूहत है सर कि इमरान खान साहब का वीडियो में मौजूद है, बहुत सी जगहों पे उनकी स्टेटमेंट है कि मुझसे आप जो है वो तलाशी लें, मुझसे एहतसाब शुरू करें, लेकिन यहाँ तोशाखाना पे भी वो एहतसाब देने को तैयार नहीं है। फॉरेन फंडिंग पे FIA की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर भी हिसाब देने को तैयार नहीं है। शहबाज गिल का जो केस है बगावत का, उस पर भी वो हिसाब देने को तैयार नहीं है। तो किसी चीज़ में वो हिसाब देने को तैयार नहीं है, हालांकि उनकी सियासत का स्टार्ट ही यही था कि जनाब एहतसाब सबके लिए बराबर, इंसाफ सबके लिए बराबर, और बड़ी बड़ी मसालें थी। क्या कहेंगे जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके रिमार्क्स का, चूँकि वो मेरी ज़ात के बारे में थे, उनके बारे में बाद में बात करूँगा। आपका शुक्रिया कि आपने जो पॉजिटिव बात की। अब रही बात कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये क्या हो रहा है और वो हिसाब नहीं देते। देखें, कानून में कोई हिसाब दे ना दे, कानून ने हिसाब लेना होता है। और वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी मुलज़म से पूछा, मियाँ नवाज शरीफ ने कुछ नहीं जवाब दिया था, लेकिन उनको सज़ा हो गई और वो सज़ा हो के इस वक्त मतलब बाहर फिर रहे हैं। तो वो कोई हिसाब दे ना दे, हिसाब हो जाता है। लेकिन कहाँ इमरान खान और कहाँ ये आप बातें कर रहे हैं। तोशाखाना क्या है? तोशाखाना तो ये है कि आप अपने जो तोहफे हैं, जो नवाज शरीफ साहब ने भी जो भी लिए सबको पता है, जो जरदारी साहब ने लिए सबको पता है। इमरान खान ने ये गलती की कि इससे पहले ये 15% दे के ले जाते थे, इमरान खान ने वो 50% किया। और अगर कहीं कोई गलती है तो कोई मसला नहीं, आप केस चलाएं। इमरान खान पे आप अगर करप्शन का, इमरान खान को करप्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर तो आपको बिल्कुल ही नाकामी होगी। हाँ चलें, ये आप जो कह रहे हैं कि जी वो कोई और तरह से इमरान खान को फंसू के आप जान छुड़ाएं, वो तो हो सकता है। लेकिन ये जो आप इमरान खान को पाकिस्तान के लोगों के सामने आप नवाज शरीफ और जरदारी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कभी भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि लोग ये बाय करने के लिए तैयार ही नहीं है। इमरान खान का कसूर ही है बेचारे का कि वो इनकी तरह करप्ट नहीं है, वरना तो बड़ी ये आज का इस मुल्क का जो माहौल है वो करप्ट लोगों के लिए ही बना है और करप्ट लोग ही सर्वाइव करते हैं। इमरान खान जैसा एक हीरो। बहरहाल अब लंबी बात। अब दूसरी बात ये कि जो ये आपने डॉक्टर साहब बातें की, आप और मैं और सिद्दीकी साहब और जान अजई साहब, हम बातें करेंगे लोगों को कन्विंस करने के लिए कि लोग कन्विंस हो। यकीन माने 99% लोग कन्विंस हैं कि इमरान खान इस मुल्क का वाहिद ऑप्शन है। इमरान खान ऐलान करते हैं, जिस जगह जाते हैं, सिंध जाएं, पंजाब जाएं, KP जाएं, बलूचिस्तान जाएं, लोग उमड़ के आते हैं। और यानी अभी जो आपका लाहौर का जलसा पाकिस्तान की तारीख बदल दिया। कोई किसी को ट्रांसपोर्ट नहीं दी, कोई इंतजामिया आपको पता इस्तेमाल नहीं होती, 1-2 दिन के नोटिस पे लोग निकलते हैं। तो ये अब एक ही तरीका रह गया है, इमरान खान को आप यहूदी साबित करने की कोशिश करें। इमरान खान ने जो 40,000 लोगों से 10-10, 15-15, 20-20 डॉलर इकट्ठे किए, उनको आप पकड़ें। इमरान खान को तोशाखाना में जो उनको अपना हक उन्होंने एज वजीर आजम कानून का इस्तेमाल किया, उनको पकड़ें। क्योंकि इमरान खान के ना तो लंदन फ्लैट है, ना सरे महल है, ना इमरान खान के वो मकसूद चपड़ासियों के अकाउंटों में 40 अरब हैं, ना इमरान खान की यहाँ आपको लगेगा कि वो 6 उनके वो जो क्या थे कैंप ऑफिस थे, ना इमरान खान अरबों करोड़ों खर्च करके बाहर जाते थे। इस वक्त पाकिस्तान का बच्चा इमरान खान को सेवियर समझता है। अगर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ना आती, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये ना आती, तो शायद कुछ लोगों को फिर भी शक था कि ये अहल है। 6% की ग्रोथ थी डॉक्टर साहब, आज 2% पे हम रो रहे हैं। पाकिस्तान की का एक्सपोर्ट 24 अरब डॉलर जो नवाज शरीफ के 5 सालों में 24 ही रहा, इमरान खान ने 32 कर दिया। जो रेमिटेंसेस थे 18-19 अरब के, इमरान खान ने 31 अरब कर दिए। जो आपका टैक्स रेवेन्यू था नवाज शरीफ के दौर में 3800 अरब को, इमरान खान ने 1600 अरब कर दिया। इमरान खान ने पूरे पंजाब और KP को मुफ्त हेल्थ कार्ड दे दिया, हम सारे मुफ्त हेल्थ कार्ड इंजॉय कर रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान में इंतहाई गरीब लोगों को एहसास प्रोग्राम के जरिए उठाया। पाकिस्तान को जहां दुनिया में गया ऐसी बात
बात की, इस तरीके से बात की कि दुनिया इंप्रेस है। जब नबी पाक की हुर्मत की बात आई तो वो शेर खड़ा हो गया और उसने पूरी दुनिया को कहा कि आप बात करते हैं तो दिल को कुछ होता है। जब उनको दबाव डाला गया, जो माजी पे डाला गया आज भी है, उन्हें कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो कहां से मिलेगा आपको ऐसा हीरा? ये जितना जोड़ तोड़ के ये करप्ट लोगों को बिठाएंगे, ये 62 की कैबिनेट नहीं 162 कर दें, यकीन माने ये बाहर गली में निकलना जो गले हैं। ये इसीलिए इलेक्शन से डरते हैं। जिस दिन इलेक्शन आएगा इमरान खान स्वीप करेगा और पाकिस्तान के लोग वो बड़े बाशऊर हो गए हैं, उनको पता है किस किस का क्या रोल है, वो भी चीजें सामने आ रही हैं। तो बहरहाल आखिरी बात यह है कि अगर आपने इमरान खान को नवाज शरीफ और जरदारी साबित करना है तो फिर आप रह गए, अवाम मानने को तैयार नहीं है। अच्छा सर, आखिरी जुमला थोड़ा सा बात करके मैं इरफान साहब की तरफ जाऊंगा, क्योंकि शहबाज गिल के स्टेटमेंट के ऊपर पीटीआई जो है वो डिवाइड है। हम ये देखते हैं अली जैदी साहब कंडम कर रहे हैं, जावेद साहब कंडम कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब सपोर्ट कर रहे हैं, अली नवाज साहब सपोर्ट कर रहे हैं, परवेज़ इलाही कंडम कर रहे हैं, शेख रशीद कंडम कर रहे हैं, इमरान खान सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो पीटीआई डिवाइड है शहबाज गिल के स्टेटमेंट पे, तो आप इसको कैसे देखते हैं? छोटी सी स्टेटमेंट, फिर मैं इरफान साहब की तरफ जाता हूँ। सर देखें, जो शहबाज गिल साहब ने जो बात की है वो बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। ये बात तो इतनी ठीक है, लेकिन इससे बड़ी बात नवाज शरीफ कह चुके हैं, हम नाम लेके कर चुके हैं। मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा, आपके वजीर जो आपके इस वक्त दिफा है ख्वाजा साद रफीक ने क्या कहा, शाहिद खान ने क्या कहा। तो एक तो ये बैलेंस नहीं है। दूसरा, बहुत ही इरफान सिद्दीकी साहब मुझसे एग्री करेंगे कि जो कुछ इन्होंने किया, इस हुकूमत ने किया, शहबाज गिल के बयान देने पे आप उसको जरूर ट्राई करें, आप उसको फेयर ट्रायल दें, वो अपना केस लड़े, आप केस करें। लेकिन ये जो आपने उसको मारा है कपड़े उतार के, ये जो आपने उसका हुलिया बिगाड़ा है, यकीन माने जमहूरियत का आप नाम भी लेंगे ना तो लोग थू थू करते हैं। आपने जमहूरियत का, इंसानी हकूक का चेहरा दागदार किया। एक आदमी जिसकी बातें आपको बुरी लगती हैं उसको आप उल्टा करके मारते हैं, उस बेचारे की जिंदगी मौत का सवाल है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मैंने शहबाज गिल की स्टेटमेंट को डिसऑन किया, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे बड़े भाई सिद्दीकी साहब इस शहबाज गवर्नमेंट के इस ब्रूटैलिटी को, इस बर्बरियत को, चले मैं पूछ लेता हूं, कंडेम करेंगे, पूछ लेता हूं, करेंगे कि जो एक पूछ लेता हूं, शायद यहीं से मैं इरफान मार मार के यहीं से बेचारे का सांस नहीं आ रहा। सदाकत भाई, यहीं से मैं इरफान साहब की तरफ जाता हूं, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब भी शिकार रहे हैं पिछली हुकूमत का। आपको पता है कि इरफान सिद्दीकी साहब की शख्सियत कितनी अच्छी, बड़ी, मुलायम, सॉफ्ट शख्सियत है, लेकिन किस तरह उनके हाथों में बेड़ियां डाली गई थी। क्या वो इसको इसको भी मैं पूछता हूं जो उनके साथ पिछली हुकूमत में आपके दौर में हुआ, और ये कि वो इसको इंडोज करते हैं जो शहबाज गिल के साथ हो रहा है, इसको भी पूछूंगा। लेकिन ये भी पूछूंगा कि तोशाखाना पे, फॉरेन फंडिंग पे इमरान खान क्यों नहीं जो है वो तलाशी दे रहे हैं। जी इरफान साहब क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैंने अब्बासी साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी और माशाअल्लाह वो हमेशा अपनी जमात का मौक़िफ़ बड़े बेलाग तरीके से पेश करते हैं, जो एक कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर का ख़ासा होता है, और इस हवाले से मैं उनको पसंद करता हूँ। और दूसरी मुश्किल ये होती है कि जब आपके पास कोई बहुत अच्छा सामान ना हो किसी सेल्समैन के पास, और वो इसके बावजूद फ़रोख्त करने में कामयाब हो जाए, तो वो और भी अच्छा लगता है कि उसकी सलाहियत को मानना चाहिए। सदाकत अब्बासी साहब के पास वजारत नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं देखता हूँ कि वो खान साहब की पूरी काबीना में से शायद ही कोई उनके पल्ले का आदमी हो जो इस कमिटमेंट के साथ और इतने अच्छे तरीके से उनकी वकालत करता हो और बड़े दिल से करता हो। वो कोई लगी लिपटी रखे बगैर जो बात दिल में होती है वो कहते हैं, तो मैं इसकी कदर करता हूँ। बाकी रहा ये कि जो कुछ उन्होंने जिस अंदाज से कहा, मैं ज़ाहिर है कि उस अंदाज से बोलने की सख्त भी नहीं है, उम्र का भी तकाजा है। उनके फेफड़े बड़े तवाना हैं, मेरे फेफड़े कोरोना के बायस खासे कमज़ोर हो चुके हैं। ना ही मैं उनकी बातों का कोई जवाब देना चाहता हूँ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जी जो
तोशा खाना हो या फॉरेन फंडिंग हो या कोई और हिसाब किताब हो, मैं ये नहीं कह रहा कि फॉरेन फंडिंग में कुछ जुर्म सरजद हो गया है उनसे या नहीं हुआ है। मैं ये भी नहीं कहता कि तोशा खाना में कुछ जुर्म उन्होंने किया है या ये मुल्क के कायदे कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक किया है। ये मामलात अदालतें देखेंगी या मुतल्लिक़ा इदारे देखेंगे या जो मुल्क का कानून है उसकी कसौटी पे परखा जाएगा। मैं सिर्फ इस एक असूल की बात ज़रूर करूँगा और मेरा ख़्याल है कि सदाकत अब्बासी साहब इतनी सदाकत का मुज़ाहरा ज़रूर करेंगे कि जो इदारे होते हैं जिनका काम होता है कि वो तहकीक करें, तफ्तीश करें, पूछगछ करें, उनसे इतना ताउन तो होना चाहिए कि आप अपना जो भी मुकदमा है उनके सामने पेश करें। ये कह देना, मैंने आज शायद उनकी स्टेटमेंट पढ़ी कि मैं FIA के सामने पेश नहीं होऊंगा और अगर वो इसरार करेंगे तो मैं पता नहीं अदालत में जाऊंगा। वो तोशा खाना के हवाले से भी पता नहीं अब क्या उनका रवैया होता है। उनके वकला तो गए हैं आज और ज़ाहिर है कि वकला उन्हीं की तरफ से सफाई पेश करेंगे। इसी तरह जो फॉरेन फंडिंग केस था वो कोई 8 साल चलता रहा और उसके लिए बड़े पेचो खाम आए, कभी एक अदालत में, कभी दूसरी अदालत में, कभी किसी जगह। तो मामला जब किसी, देखे ना मियाँ साहब के बारे में जो फरमाया है सदाकत साहब ने कि जी निकला या नहीं निकला, लेकिन वो वज़ीर आज़म होते हुए पेश होते रहे JIT के सामने। खान साहब तो अब वज़ीर आज़म नहीं है। मियाँ साहब ने JIT के अंदर एक से ज़्यादा पेशियाँ दी जब वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पे फाइज थे। उनकी बेटी उन्हीं दिनों आती रही, उनके दोनों साहबजादे आते रहे और उनने इसी तरह, जब मैं ख़ुद गवाह हूँ, मैं अदालत में जाया करता था जब अरशद मलिक की अदालत में होते थे या जज बशीर की अदालत में होते थे, उन्होंने कुछ 200 के करीब पेशियाँ भुगती हैं। वो लाहौर से सुबह 4 बजे चलते थे और 8 बजे तक यहाँ अदालत में पहुँच जाया करते थे अपनी बेटी की उंगली थामे हुए। नताइज क्या निकलते हैं, अदालत क्या फ़ैसला देती है, आपकी दलील कारगर होती है नहीं होती है, आपका मुकदमा कमज़ोर है या तवाना है, ये अदालत फ़ैसला करती है। लेकिन मैं खान साहब की इस बात का मैं बड़ा उसकी तायीद करता हूँ कि कानून सब के लिए बराबर है, छोटे के लिए भी बराबर है, बड़े के लिए भी बराबर है। मुझे आप बताएं डॉक्टर साहब, मैं इरफान सिद्दीकी हूँ या मैं सेनेटर हूँ, आप यकीन जाने कि मुझे अगर FIA का एक नोटिस आएगा ना तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। अब मैं सुबह हाथ बांधे हुए FIA के हेडक्वार्टर चला जाऊंगा कि सर बताइए क्यों बुलाया है मुझे। कमज़ोर आदमी तो ये ताब रखता है कि वो FIA की आंखों में आंखें डाल के देखे कि जी तुम कौन होते हो मुझे बुलाने वाले। ऐसा नहीं होना चाहिए। खान साहब अगर बेदाग हैं, खान साहब का दामन पाक है, वो बड़ी बहादुरी से कहते रहे हैं कि जी सबसे पहले मेरा एहतसाब करो, तो एहतसाब तो आप एहतसाब की बारगाह में जाएंगे तो शुरू होगा ना। अगर बारगाह में ही नहीं जाएंगे और बाहर खड़े होकर कहेंगे मैं हरगिज़ इल्ज़ाम तराशी के हक़ में नहीं हूँ, ना किसी को बुरा कहता हूँ, ना किसी को चोर कहता हूँ, ना किसी को डाकू कहता हूँ, बशमूल खान साहब के, मैं उनका नाम भी बड़ी इज़्ज़त व एहतराम से ले रहा हूँ, मैं उन्हें हरगिज़ मुजरिम भी नहीं कहता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो उनके अपने अक़वाले ज़र्री हैं उनके मुताबिक वो ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश करें, FIA भी जाएं, तोशा खाना का मुकदमा भी लड़ें और कहें जी कि मैं ख़ुद रहा हूँ 3.5 साल तक सदर रफ़ीक तारड़ के साथ। तोशा खाना की फ़हरिस्तें हमारे सामने भी आया करती थी, जी फ़लाँ घड़ी है, इतने की है, इतने की मिल जाएगी। मैंने तो कम से कम 3.5 सालों में उस फ़हरिस्त में से एक चीज़ भी उठाई नहीं। डरते थे कि यार पता नहीं क्या है, ये क्या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इतनी ही सफाई है और इतनी ही दयानत है और इतनी ही पाकबाजी है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं। खान साहब को बड़ी बहादुरी के साथ आना चाहिए, अपना मुकदमा पेश करना चाहिए और बरी ज़िम्मा होके वो सर्टिफिकेट कौम के सामने लहराना चाहिए कि देखो मैं इन तमाम मुकदमात की भट्टी से गुजरा हूँ। देखे ना मियाँ साहब को आपने भट्टी से, सर जरा इस पे भी थोड़ी सी रोशनी, इस पे भी रोशनी डाल दीजिए कि आपके साथ जो हुआ है। इस चैप्टर को मैं इस चैप्टर को डॉक्टर साहब मैं क्लोज कर लूं, इस चैप्टर को क्लोज कर लूं तो मैं आपके अगले सवाल पे आता हूं। हमने सब कुछ किया
और दुनिया के किसी मुल्क को हमने नहीं छोड़ा जिसके बैंक्स ना खंगाले गए हों, जिसके इदारे ना खंगाले गए हों। JIT पे कितना खर्च हुआ, अभी मैंने एक सवाल किया हुआ है सेनेट में, अगर उसका जवाब मिला कितने करोड़ रुपए उस पर लगे थे या अरब रुपए लगे थे, निकला क्या था? आप कोई जुर्म नहीं साबित कर सके। आपने ये कहा जी कि इसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली लिहाजा नाअहल हो गए। आप जज बशीर का फैसला पढ़ें, उसमें यह लिखा हुआ है जी कि इन पे ना कोई करप्शन का इल्ज़ाम साबित हो रहा है, ना मिस यूज़ ऑफ ऑफिस का इल्ज़ाम साबित हो रहा है। लिखा हुआ है फैसले में। इन पे ये इल्ज़ाम है कि इनके एसेट्स जो हैं वो इनके वसाइल से ज़्यादा हैं। इल्ज़ाम ये है, ना वसाइल का तयन किया गया, ना एसेट का तयन किया गया। इन कहानियों को हम छोड़ देते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि खान साहब को ऐसा इंसाफ मिले। मैं चाहता हूँ खान साहब को खरा इंसाफ मिले, साफ इंसाफ मिले, शफाफ इंसाफ मिले। JIT वाला इंसाफ ना मिले, वो सिसिलियन माफिया वाला इंसाफ उनको ना मिले, वो गॉडफादर वाला इंसाफ ना मिले। कभी 2 जज ना बैठे, कभी 3 ना बैठे, कभी 5 ना बैठे, कभी कोई मॉनिटरिंग जज ना बैठे। कभी ये ना कहा जाए कि जी 6 महीनों में या 3 महीनों में फैसला करो। कभी सरीना वाले शापर्स में फैसले ना आए खान साहब के लिए। अल्लाह ना करे कि खान साहब इस तरह इंसाफ की बट्टी से गुजरें जिस तरह हमें गुजारा गया है। अब रहा आपका अगला सवाल, तो आप ज़रूर पूछिए। जी सर, मैं अगला सवाल आपसे पूछना है मुझे, लेकिन मैं ज़रा पहले ये क्योंकि टाइम लिमिट भी होता है, तो मैं ज़रा जान चकज़ई साहब की तरफ आता हूँ, फिर मैं ये सवाल लेके दोबारा आपकी तरफ आऊँगा जो कि उन्होंने भी उठाया है कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी क्या कहते हैं शहबाज गिल के हवाले से। तो मेरा ये सवाल था, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब के हाथों में भी हमने हथकड़ियाँ देखी थी और उसको आप किस तरह इंडोज भी करेंगे, मैं अगला सवाल करूंगा। लेकिन मैं पहले आ जाता हूं जान चकज़ई साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूं। जी जान चकज़ई साहब, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग, शहबाज गिल का रिमांड, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये शहबाज गिल से मैं शुरू करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि PTI के दौर में आपके साथ खुद क्या हुआ। आप पे तमाम चैनल्स के दरवाजे बंद किए गए। आप पे जो आपका सोशल मीडिया पे आपका जो व्लॉग था उसको बंद करने की पूरी कोशिश की गई, और डॉक्टर दानिश एक ऐसा लफ्ज़ बना दिया गया कि कहीं भी उनको स्पेस ना मिले। ये एक सिस्टमेटिक था, एक पॉलिसी थी। फिर उसके साथ बाकी जर्नलिस्टों के साथ क्या हुआ, तलत हुसैन, हामिद मीर, फ़रीदा फ़ारूकी, अबसार आलम, ये सारे नाम बड़े नाम हैं जिनसे मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, लेकिन इनको सिस्टमेटिकली आउट किया गया। फ़िज़िकल टॉर्चर इनकी की गई, हत्ता कि अबसार आलम पे गोलियाँ चलाई गई। जो आज ये दावा कर रहे हैं कि क्या हो रहा है शहबाज गिल के, ये कुछ भी नहीं है जो उन्होंने अपने अपोजिशन, सियासी अपोजिशन के साथ किया। नेब FIN के नीचे था, इन्होंने तमाम अपोजिशन को दीवार से लगाया। अभी आपने सुना सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब एक उस्ताद थे, उनको हथकड़ियाँ लगाई गई, बेड़ियाँ लगाई गई। एक टीचर हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान है। सियासत और बाकी चीज़ें अपनी जगह पे, उनके साथ रवैया क्या था। बाकी जो मुखालिफिन है, आपने देखा किस तरह पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ किया गया। फरियाल तालपुर, जरदारी साहब, उनको किस तरह पेशियाँ भुगतनी पड़ी। मरियम नवाज शरीफ, इनकी सियासत से आपको 1000 इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ क्या किया गया एक तारीख का हिस्सा है। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ है, ये इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, ये प्रिजनर्स के हकूक़ के ख़िलाफ़ है। किसी ने उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। आज अगर शहबाज गिल, जिन्होंने एक ऐसी बात की है जो किसी ने नहीं की, माजी में जो भी सियासतदानों के नाम ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट सियासी किरदार से हम इख्तलाफ करते हैं, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शहबाज गिल साहब ने कहा कि जो जूनियर रैंक एंड फाइल है वो बगावत करे अपने सीनियर कमांड का। ये एक बगावत है हर सेंस में, इसकी कोई गुंजाइश नहीं दी जा सकती और आर्मी एक्ट में इसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे सिविलियन है या फौजी है, जो भी। लेकिन इसके बावजूद भी अब ये शोशा इन्होंने छोड़ा है कि इनके साथ क्या हुआ, ये हुआ, तस्वीरें वायरल की गई हैं जो फेक तस्वीरें हैं। अब इनको याद आया कि जी इंसानी हकूक़ हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इनके साथ ये रवैया नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान में ये हो रहा है। आपके ज़माने में जो कुछ था, दुनिया के तमाम इंसानी हकूक़ के
तंजीमों ने उन पर रिपोर्ट्स लिखी हैं, उनको कंडेम किया है। और मैं कहता हूँ कि बहुत ही शर्मनाक किरदार है PTI की पिछले 3.5 साल की फाशिज़म की, फस्तायत की, जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। ये मैं सिर्फ उसकी यानी ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा हूँ, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूँ। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह सब इस हवाले से सुख का सांस ले रहे हैं कि आपको इसलिए थ्रेट नहीं किया जा सकता कि आप इख्तलाफ करते हैं। आप MLN पे आज तनकीद करते हैं, लेकिन बाकी लोग सियासी पार्टियों पे तनकीद करते हैं, लेकिन कोई भी अभी तक अफेयर नहीं हुआ, किसी पे तनकीद नहीं हुई। बाकी ये कि कोई प्रोपेगेंडिस्ट है, लाजमी बात है, वो तो पावर पॉलिटिक्स के में यानी दाखिल है, वहाँ पे वो पार्टी पोजीशन उसने ली है, तो जो भी रवैया होगा वो पार्टी पावर पॉलिटिक्स में है। ये सारा बयानिया जो है ये असल में इसलिए है कि ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इनके साथ इंसाफ ना हो, इनको कटघरे में ना लाया जाए, ये लॉ जो है वो उससे ऊपर हो। आज ये कह रहे हैं कि ना हम FIA को नहीं मानते, हम इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, हम बाकी इदारों को नहीं मानते, आपने जो करना है वो करें। इसलिए मैं समझता हूँ कि इनके लिए, इनके ख्याल में दोहरे मयार होना चाहिए, 2 कवानीन होने चाहिए, बाकी लोगों के लिए कानून अंधा हो और बल्कि उससे भी ज़्यादा जाके उनको दीवार से लगाए। तो ये एक दुगलापन है जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए, हमारी मेमोरीज़, आपके सामीन की, बाकी लोगों की मेमोरीज़ ख़त्म नहीं हुई कि हमें याद नहीं कि 3.5 साल में इन्होंने क्या खिलवाड़ किया यहाँ पे ह्यूमन राइट्स और बाकी लोगों की ज़िंदगियों के साथ। अच्छा, वो जो आपने इधर फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना, देखिए मैं उसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो तोशाखाना का केस है ये ओपन एंड शट केस है। यहाँ पे पैसे इन्होंने लिए हैं, डिक्लेयर नहीं किए हैं। 3 साल में इन्होंने गोशवारी जमा किए, वहाँ पे करोड़ों रुपए के आमदन डिक्लेयर नहीं किए। नवाज शरीफ साहब एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उन पे अपने बेटे से सैलरी ना रिसीव की बुनियाद पे उन्हें घर भेजा गया। तो अब ये कैसा हो सकता है कि 3 साल 3.5 साल इसने गोशवारों में कंसीलमेंट की है और ये कोई भी कानून पाकिस्तान का ये डिफेंड नहीं कर सकता कि इन्होंने ये रकम जो है वो डिक्लेयर नहीं की है और ये बच सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी फोरम पे इनको कोई रिलीफ मिल सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन और 3 साल की सज़ा ये आइन और कानून में है और मेरे ख्याल में इसमें ज़ीरो गुंजाइश है, क्योंकि ये बहुत एक ऐसा फैक्ट है जिसमें आप दोहरे में समझते हैं कि ये ओपन एंड शट। एग्जैक्टली। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। मैं सदाकत अली अब्बासी साहब की तरफ आने से पहले पहले थोड़ा सा इरफान साहब को इस सेगमेंट में ले लेता हूँ। इरफान साहब, 2 सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ और चाहूँगा कि ज़रा टाइम के अंदर मुझे दे दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक तो ये है सर कि जो सवाल ये था और वो सदाकत साहब ने भी उठाया था कि शहबाज गिल के साथ जो कुछ हो रहा है, एक तो आप क्या इसको इंडोर्स करेंगे सर, और दूसरा ये कि पिछली हुकूमत में आप भी तो विक्टिम रहे थे, इसको आप कैसे देखते हैं? एक तो ये सवाल है सर। दूसरा मुझे ज़रा ये बताइए सर कि ये 1 साल हुकूमत में 63 काबीना, उनकी कारकर्दगी भी आपके सामने है, ख़ास तौर पे पेट्रोल के हवाले से जो पूरी दुनिया में उसके प्राइसेस गिर रहे हैं, पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं सर? डॉक्टर साहब, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक़ है, ये तो एक पूरी दास्तान है, बहुत लंबी दास्तान है और आपने इख्तिसार वक्त की भी कैद लगा दी है जो मैं ख़ुद भी समझता हूँ, लिहाजा मैं उस दास्तान की तरफ तो नहीं जाऊँगा। पहली बात जो बड़े वाज़े 2 टोक और गैर मुबिम अल्फाज में मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर शहबाज गिल के साथ कोई नारवा सलूक हुआ है, तशद्दुद हुआ है, कायदे कानून ज़ाब्ते से हट के कोई भी गैर इंसानी रवैया रखा गया है, तो मैं इंतहाई संगीन और सख्त तरीन अल्फाज में उसकी मज़म्मत करता हूँ। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते, एक जमहूरी माशरा है, एक इस्लामी माशरा है, एक इंसानी माशरा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमने नाम रखा है, जहाँ इस्लाम भी है, जमहूरियत भी। कौन सा कानून होगा कि एक शख्स को, चाहे उसने कितना ही घिनौना जुर्म किया हो, उसको हम मार पीट नहीं सकते।
उसको सज़ा अपने तौर पे न पुलिस दे सकती है न कोई और इदारा दे सकता है। हाँ, उसे कानून के मुताबिक कानून की चक्की से गुजारिए, उसे इंसाफ का मौका दीजिए, उसे अपनी सफाई का मौका दीजिए और इंसाफ के रास्ते में रुकावटें भी न डालिए। जिस तरह तशद्दुद नहीं होना चाहिए, इसी तरह इंसाफ से गुरेज की और फरार की राहें भी नहीं तराशनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, आप देख रहे हैं कि परसों से और कल से ख़ास तौर पे अडयाला जेल में क्या हो रहा है। एक सूबा पूरा तन के मरकज़ के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ है, अदालतों में मामला गया है, दोबारा उनका वो हुआ है, रिमांड हुआ है। लेकिन इस वक्त तक, जब तक हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद की पुलिस में उनका बयान शुरू नहीं हो सका, ना वो अमलन रिमांड में अभी तक आ सके। तो मैं बिल्कुल जहाँ ये समझता हूँ कि उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई है तो उसकी तहकीक होनी चाहिए, और तहकीकात के बाद जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ मैं ये भी समझता हूँ कि इंसाफ के रास्ते में रुकावटें न डाली जाएं, जो भी कानून का अमल है उसको पूरा होने दें। अब आइए, मैं बिल्कुल इख्तसार के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि आधी रात का वक्त था, जुलाई का गर्म महीना था, मेरे घर से घंटी बजी बाहर, मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरी पूरी गली कोई 15-20 डालों से भरी पड़ी है, और 20 पुलिस वाले हैं। मुख्तसर ये कि मुझे वो कहते हैं जी साथ चलो। मैंने कहा कहाँ चलना है? मैं रात के कपड़े पहने हुए था, मेरे पाँव में रफ़ चप्पल थे, मेरे हाथ में एक कलम था जो अगले दिन मैंने दिखाया भी, जो मैं लिख रहा था रात को कुछ। एनीहाउ, वो मुझे धक्के देते हुए गाड़ी में बिठा लिया, मेरी बीवी बाहर निकली, उसको धक्के पड़े, कोई जनाना पुलिस नहीं थी। मर्दों ने उनकी कलाइयाँ पकड़ के मरोड़ के फेंका दूसरी तरफ। मेरी बेटी के साथ ये रवैया हुआ, मुद्दतों मेरी बेगम ज़ख्मी रही, और फिर अगले दिन रात को हवालात में रखा। अगले दिन मेरे हाथों में हथकड़ी डाली, हथकड़ी डाल के एक असिस्टेंट कमिश्नर के सामने पेश किया, और उसने कहा जी कि 14 दिन के लिए इनको अडयाला जेल भेज दो। कसूर क्या है कि जी कोई मकान मैंने किराए पर दिया है और किराएदार के कवायफ नहीं बताए, हालांकि वो मकान जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो मेरा है ही नहीं सिरे से। एनीहाउ, अब अडयाला जेल में जब जाता हूँ तो HSB मैंने देखा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, हाई सिक्योरिटी ब्लॉक। मुझे एक ऐसे सेल में ले जाते हैं जहाँ 6 बंदे लेटे हुए हैं, 6x8 का वो सेल है, उसके एक तरफ गलाजत का टोकरा पड़ा है, उसके साथ मुझे जगह मिलती है। और मैं कहता हूँ यार, ये कहते हैं जी नहीं बस हमें हुक्म है। मेरे डॉक्टर दोस्त रात को फ़ोन करते हैं डॉक्टरों को कि यार वो डायबिटिक हैं, उनकी दवाइयाँ नहीं साथ लेके गए वो, और उनको अस्पताल तो कम से कम बिठा दो। उन्होंने कहा जी नहीं, ऊपर से हुक्म है कि अस्पताल नहीं जाना। एक तरफ तो ये रवैये आपने रखे, और आज तक सदाकत अब्बासी सियासी कारकुन हैं, वो इस बात को मानेंगे, जिस तरह मैं बहुत सी उनकी बातें मान रहा हूँ कि ये सलूक नहीं होना चाहिए। आज तक PTI के किसी बंदे ने मुझसे नहीं पूछा कि यार ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कोई तहकीक, कोई ये वो, कुछ नहीं हुआ। एनीहाउ चले, मैं तो एक मामूली आदमी था, और मैंने कोशिश करता हूँ कि बुला दूँ और बुला भी देता हूँ, लेकिन आजकल फिर हर जगह मुझसे ये सवाल पूछा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी बातें ना कीजिए। मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर माजी में हुआ है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम भी यही कुछ करें। अगर हम भी यही कुछ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आने वाले भी यही कुछ करेंगे, तो कहीं तो ये सिलसिला रुकना चाहिए ना। अब आइए, शहबाज गिल साहब के ने जो कुछ कहा, अब मेरे दोस्त ने ये नाम भी लिए कि फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, मैं भी उनमें शामिल हूँ, मेरा नाम भी ले, लेकिन ये कहना कि फ़ौज का एक तबका जो छोटा तबका है वो हुक्मदूली करे, वो अपने सीनियर्स की बात ना माने, ये बगावत के ज़ुमरे में आता है। ऐसा नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं कहा, ऐसा 75 सालों में किसी ने नहीं कहा। आप हज़ार कहते रहे, फ़लाँ ये कहा, ख्वाजा आसफ ने ये कहा, फ़लाँ ने कहा चमड़ी उधेड़ लिया तो हड्डियाँ रह गई हैं, वो सब कुछ मुशर्रफ के दौर में पता नहीं क्या कुछ कहते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपनी सफाई पेश करें, और मौका मिलना चाहिए, कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई जबर नहीं होना चाहिए। अपना मौका पेश करें, बरी होते हैं बरी होके आएँ, और अपनी सियासत में अगर उनका कोई रोल है वो रोल प्ले करें। तो हम ये कहते हैं कि जो गंदी और गलत और गलीज रवायतें हैं माजी की, उनसे हम जान छुड़ाना चाहते हैं, उनको वरासत में लेके सियासत का हिस्सा नहीं बनाना चाहते हैं।
सर मिफ्ता इस्माइल पे जरा सा कमेंट्स दे दीजिए सर, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये इतनी लंबी फौज, मिफ्ता इस्माइल के हवाले से आपने थोड़ा पूछा है जी, कमेंट्स करें। जी 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 मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ बात करूंगा जी कि मिफ्ता इस्माइल मशीन नहीं है, एक मशीन का पुर्जा है। तो आप या तो मशीन को इल्ज़ाम दें, पूरी मशीन को दें, पुर्जे को ना दें। पुर्जे ने तो वही काम करना है जो उसको दे दिया गया है, और जो उसके बाकी पुर्जे उसको कह रहे हैं वो वही कुछ करेगा। अब जिन एनवायरनमेंट्स में आपने मिफ्ता इस्माइल को ये रोल दिया है, जिन मुश्किलात में दिया है, IMF का एक टूटा हुआ अधूरा मुआहदा उसे मिला है, मुल्क जो है वो जा रहा है दिवालियापन की तरफ, तो उसने जो कदम उठाए हैं वो सिंगल हैंडेडली नहीं उठाए हैं, हुकूमत के साथ मिलकर उठाए हैं, इत्तेहादियों से भी मुशावरत की है, काबीना में जाके मामला डिस्कस हुए हैं। लिहाजा सिंगल हैंडेडली मिफ्ता को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना मैं कम से कम करीने इंसाफ नहीं समझता। दूसरी बात, प्राइस हाइक जो हुई है, मैंने कल हाउस में भी ये तकरीर की थी और मैंने कहा था कि इस मामले में मैं PTI की अपोजिशन जो शोर मचा रही है मैं उसका साथ देता हूँ, क्योंकि हक और इंसाफ की बात यह है कि ये टेक्निकलिटीज़ लोग नहीं समझते। जिसके घर चूल्हा बुझा हुआ है, जिसके यहाँ रोटी नहीं है, जिसका बच्चा स्कूल से उठ के आ गया, जो फीस नहीं अदा कर सकता, जो मुश्किलात में है, वो IMF क्या है और उसकी शराइत क्या हैं और हमारी मजबूरियाँ क्या हैं, इनको नहीं समझता। लिहाजा हमें कुछ भी करें, अपना पेट काटें, अपने सरकार के अखराजात कम करें, कुछ और करें, लेकिन अवाम को जरूर रिलीफ मिलना चाहिए था। इसकी मैंने हमायत नहीं की, लेकिन इसकी हमायत न करने का मतलब ये नहीं है कि मैं मिफ्ता इस्माइल की अहलियत पे कोई ज़र्ब लगा रहा। नहीं, ठीक है सर, ठीक है। मैं इसको, क्योंकि टाइम बड़ा लिमिट है, वरना एक सवाल और भी था जो मैं सदाकत अली अब्बासी साहब की तरफ ले जाता हूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब, आप इरफान सिद्दीकी साहब के स्टेटमेंट पे जो भी कमेंट देना चाहें आपको इजाज़त है, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहता हूँ सर, 1 साल की हुकूमत नहीं है, 63 की काबीना है सर, तकरीबन 63-64 लोग, पोर्टफोलियो नहीं है बांटने के लिए, कुर्सी नहीं है, खुद PMLN के मिनिस्टर कह रहे हैं, और कारकर्दगी ये है कि जी जनाब आली पेट्रोल के प्राइजेस जो हैं वो दुनिया में कम हो रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं। इस पे ज़रा कमेंट्स दीजिएगा सर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक मेहरबानी की कि चलो सिद्दीकी साहब तो एक पार्टी को नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक इनके जितनी भी बातें मैं जवाब दूंगा। आपने जान अतिकदई साहब ने भी सारा बयानिया जो है वो PTI के खिलाफ किया, तो मुझे फिर वक्त दें ताकि मैं जवाब दे सकूं। सबसे पहले तो जो सिद्दीकी साहब ने कुछ बातें मानी हैं और कुछ उनको मानने पड़ेंगी कि मुल्क दिवालिया की तरफ हमें तो नहीं नजर आया गया, और अगर दिवालिया की तरफ गया और मुआहदा टूटा फूटा था तो किसने आपको कहा था कि इस ये जो आप कह रहे हैं बारूदी सुरंग के ऊपर आके टक्कर मारें? हम तो मुल्क को चला रहे थे, 6% की ग्रोथ थी इस मुल्क की, हम तो मुल्क को चला रहे थे, हर तरफ हम पेट्रोल की कीमतें कम कर रहे थे, दुनिया में बढ़ रही थी, हमने तो बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई। हमें तो IMF ने कहा, हमने 3.5 साल गुजार दिए, हमने तो IMF सामने नहीं लेटे थे। ये क्या वजह हुई कि जो ही आप आते हैं बड़े हम तो कहते हैं आप ना माने, बड़ी साजिशें करके आते हैं, और आते ही डॉलर 178 से 240 पे चला जाता है, आते ही आपको पेट्रोल 150 रुपये महंगा करना पड़ जाता है, आते ही महंगाई जिसके आप बड़े खिलाफ हैं, जो 9% थी अब 13% थी, वो जाके 39% हो जाती है। आते ही बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, गैस की कीमतें बढ़ती हैं, लोग रुल जाते हैं। इस वक्त आपकी तारीख का सबसे ज्यादा शरह सूद है। इसका मतलब है लोग कर्जे नहीं ले रहे, इसका मतलब है इंडस्ट्री बंद हो रही है। आपका इस वक्त एक्सपोर्ट जो हमने बहुत बेहतर कर दिया था वो नीचे हो गया। तो मेरे भाईजान, आपके पास बेचने को है क्या? आप आवाम के पास क्या लेके जाएंगे? आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। शौक से आप महंगाई के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे, आप पार्लियामेंट में तकरीरें कर रहे थे, और मरियम और बिलावल साहब जो है वो बाहर 13% महंगाई को कोस रहे थे। तो आज आप निकले ना, महंगाई तो 3 गुना ज्यादा हो गई, डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, ग्रोथ नीचे आ गई। अब उसके बाद जान अतिकदई साहब ने कहा, कौन सी जनाब इंसानी हकूक बड़े खुले, जाके पूछे इमरान रियाज से क्या हुआ, वो बोल ही रहा था ना, मुझे बताया अरशद शरीफ से क्या हुआ, तनकीद ही कर रहे थे ना। आपने ARY को क्या किया? ARY ने जो बात शहबाज गिल ने की वो नशर की, शहबाज गिल तो अंदर है। तो ये जो आप हमें बता रहे हैं कि आप अयाज अमीर के साथ क्या हुआ, मुझे बताएं। ये सारी बातें इस दौर में हो रही हैं। आप तो बड़े जमहूरियत के चैंपियन हैं, हमें फाशिस्ट कहते थे, TV आप बंद कर रहे हैं, लोगों को आप पाबंदियां लगा रहे हैं।
और ये जो बातें आप कर रहे हैं सिद्दीकी साहब, मेडिकल बोर्ड पिम्स जहां पे आपकी हुकूमत ने, उन्होंने शहबाज गिल को बिल्कुल कहा है कि ये बाहर ना जाएं, उनका सांस नहीं आ रहा, अच्छा खासा हट्टा कट्टा जवान था। तो ये आप सोचें कि चले, आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ, आप इंडोर्स करते हैं कि एक सियासी कारकुन जिसने सियासी बयान सही या गलत दिया, उस पर डिबेट बाद में है, उसकी गाड़ी को शीशे तोड़ के आप अरेस्ट करते हैं, उसको गुम कर देते हैं, उसके बाद 6 घंटे बाद पर्चा करते हैं, और वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तशद्दुद हुआ है। मुझे अब तशद्दुद नहीं करना था, तो ठीक है मुकदमा करें। उसको जेल से वापस क्यों आपने रिमांड पे बुलाया? इसीलिए ना कि उसको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, उससे बयान लेंगे। आप राना सनाउल्लाह के बयान सुन लें, आप नून लीग के बयान सुन लें, मुझे बताएं आपके साथ गलत हुआ तो मेरे भाई आप हुकूमत में हैं, बुलाएं उस FIA के अफसर को, बुलाएं उस SHO को, उसको जवाब दे करें। क्या आपकी गलती एक दूसरी गलती का जवाब है? क्या अगर आपके साथ 3 साल पहले बुरा हुआ था तो आप मेरे साथ वही करेंगे? रही बात, आपके घर की खवातीन काबिल एहतराम है, जिसने भी उनको पे हाथ उठाया वो हाथ, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या आपने देखा कि राना सनाउल्लाह ने 72 साल डॉक्टर यास्मीन को किस तरह उसकी गाड़ी को तोड़वाया, किस तरह उनको बालों से नोचा? क्या नासरा जावेद जो एक जज हैं, उनके घर पुलिस वाले कैसे गए? मेरे घर पुलिस आई, मैं एक प्रोफेसर हूं, मेरे पे पर्चे हुए। तो क्या ये सारा कुछ जो आपने किया इसलिए किया कि आप डरते हैं, अवाम से डरते हैं और आप हमें डराना चाहते हैं? ये बात आपको पता है, पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग रहते हैं, हमें पता है जान अल्लाह ने लेनी है, इंसान को नहीं ले सकता। कि जो कुछ आप कर रहे हैं, आप जैसा एक नफीस आदमी बिल्कुल उसको टीवी पे आके इनको डिफेंड नहीं करना चाहिए। कि जो राना सनाउल्लाह कहता है कि मैंने 6000 शहर मारने थे, 6500 मारे, आगे कौन था? पाकिस्तान के बच्चे, इस रियासत के बच्चे, औरतें, जवान, बूढ़े, वो क्या करने आए थे? वो प्रोटेस्ट करने आए थे। प्रोटेस्ट का राइट किसने दिया? आइन ने, जिसको आप और मैं मानते हैं। मेरा ये हक है कि मैं प्रोटेस्ट करूं। मैं अपने घर से निकला, मेरे घर में पुलिस आई, मैं फैजाबाद गया, मेरी गाड़ी तोड़ी गई। तो आप कौन से जमहूरी क्रेडेंशियल्स की बात करते हैं? वो जो कुछ था आपने खत्म कर दिया। एक ही तरीका है, आप पाकिस्तान के लोगों से खौफ इसलिए खा रहे हैं कि गली मोहल्ले में लोग निकले हुए हैं, पाकिस्तान के झंडे के साथ लोग ठीक है का झंडा खरीद रहे हैं, हर तरफ जलसा जुलूस इमरान खान के साथ है। तो उसका हल ये है कि आप इमरान खान के साथ केस करें, उसको नायल करें और नवाज शरीफ खड़ा कर दें। एक और बात जो आप बात कर रहे हैं, अगर नवाज शरीफ के बकौल आपके उनको तनख्वाह लेने पे नायल किया, तो मुझे बताएं नवाज शरीफ ने ये कहा कि नहीं कहा कि मेरे असासे मेरी दौलत से ज्यादा है, तुम्हें क्या? आप मुझे बताएं अभी कि नवाज शरीफ जिस लंदन फ्लैट में रह रहे हैं, उसका पैसा कहां से आया, किस बैंक से गया, क्या सबूत है? बेटी कह रहे हैं है नहीं, बेटे कह रहे हैं किराए पे हैं, और वाले साहब कह रहे हैं मेरे असासे मेरी दौलत से ज्यादा है, तुम्हें क्या? तो इसको मैं क्या समझूं? ठीक है सर, ठीक है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास कोई असासा है और उसके पास उसका सबूत नहीं है मेरे भाई, तो वो जुर्म है। आज आप इमरान खान को इसलिए पकड़ना चाहते हैं कि आपको उसको पकड़ नहीं सकते सियासी तौर पे। ये पाकिस्तानी अवाम कभी नहीं मानेगी। अगर नवाज शरीफ से गलत होता तो लोग निकलते। नवाज शरीफ ने मुझे क्यों निकाला कि तहरीक चलाई? कोई नहीं निकला। इमरान खान जिस दिन आपने निकाला साजिश करके, अगले दिन पूरा पाकिस्तान निकल आया और अगले दिन पूरी दुनिया से मुसलमान जो पाकिस्तानी थे निकल आए। इसलिए मेरे भाई अब हमें इजाजत दे सदाकत अली अब्बासी साहब, गलत हुआ है। अब हमने आपको इंटरप्ट नहीं किया, पूरा बोलने दिया, ज्यादा टाइम दिया। जी सर, आखिरी जुमला, लास्ट सेंटेंस, लास्ट। सिद्दीकी साहब, अगर आपके साथ जिसने गलत किया है उसको सजा दें, लेकिन आपकी गलती आज की गलती का जवाब नहीं है। जो कुछ शहबाज गिल के साथ हो रहा है वो इस रियासत के साथ, इस मुल्क के साथ, सियासी कारकुनों के साथ और इंसानी हकूक के साथ, ये जुल्म है, ज्यादती है, इसको माने। ठीक है, ठीक है। चलें, सदाकत अली अब्बासी साहब ने पूरा टाइम दिया, हालांकि बहुत सारे सवालात मेरे जहन में हैं, मेरे पास चीज़ें हैं, मैं बोल सकता हूं, लेकिन एज ए एंकर मेरा ये फ़र्ज़ नहीं है, मैं इसलिए खामोश होता हूं। ये तीनों मेहमानों का काम है कि वो अपनी अपनी बात की वजाहत करें। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, फंसाते हैं।
वेलकम बैक जी। जानचक जई साहब, अब माइक आपके हवाले है, क्योंकि मैं तो किसी के मामले में नहीं बोल रहा। अच्छा, मैं तो सिर्फ ये बात कि इस हुकूमत का और पीटीआई के जो ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सिर्फ एक मिसाल में मैं इस बहस को इधर क्लोज करता हूँ कि टीएलपी के साथ इन्होंने मुआहदा किया, फिर उसको ऑनर नहीं किया, उन्होंने जुलूस किया, उनके 20-25 जवान शहीद कर दिए। एक ऐसा शर्मनाक बाब है जो पीटीआई के ये बदनमा दाग रहेगा जब तक हम पीटीआई का नाम सुनेंगे सियासत में। दूसरी बात ये कि सदाकत अब्बासी साहब ने कहा कि कौन से जर्नलिस्ट, ये जिन्होंने नाम लिए हैं ये जर्नलिस्ट तो नहीं है, ये तो प्रोपेगेंडिस्ट है, पीटीआई के प्रोपेगेंडिस्ट हैं। अगर आप इमरान रियाज की बात कर रहे हैं तो वो एक हकीकी जर्नलिस्ट नहीं है, हम सबको पता है, भले आप उसको कहें। अगर आप अरशद शरीफ की बात कर रहे हैं, भाई है, मेरा दोस्त है, लेकिन ये प्रोपेगेंडिस्ट थे पीटीआई के। अयाज अमीर साहब प्रोपेगेंडिस्ट थे पीटीआई के। तो आपने अगर मयार करना यानी कायम रखना है तो आपको जर्नलिज्म करना है। आप प्रोपेगेंडा टूल बन के किसी पार्टी का फिर एक्सपेक्ट करें कि आपको जो तहफ़्फ़ुज़ जर्नलिस्ट हासिल है वो इधर भी हो, ये हो नहीं सकता। लिहाजा वो उसका मयार नहीं बनता बाकी जर्नलिस्टों के साथ। तीसरी अहम बात ये कि इन्होंने जो कहते हैं करते कुछ और हैं। अभी इन्होंने कहा इंपोर्टेड गवर्नमेंट, और इसका मतलब है कि ये कोई अमेरिका से गवर्नमेंट आई है इनके बकौल। ये कहते हैं कि अमेरिका ने रजीम चेंज किया। और अब शर्मनाक बात ये कि अब इनके 3 मुआहदे अमेरिका के साथ हमारे सामने आए हैं। मई 2021 इफ्तिखार दुरानी ने अमेरिका के साथ मुआहदा किया, 6 महीने का एक एग्रीमेंट किया कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात उनके एक वहाँ की जो PR फर्म है कि ताल्लुकात अमेरिका के साथ सही करे। मार्च 2022 में फिर पीटीआई के गवर्नमेंट में हमारी एम्बेसी वहाँ पे एक मुआहदा करती है एक फर्म के साथ, असद मजीद साहब, ताकि इनके PR यानी हुकूमत के साथ, अमेरिकी हुकूमत के साथ ताल्लुकात सही हों। फिर अभी जो 2022 है पियर्स मॉर्गन, उनके साथ अभी इनकी एक मुआहदा निकल आया है जहाँ पे वो उन्होंने हायर किया है और $30 लाख उसको दे रहे हैं। 3 मुआहदे हमारे सामने आए हैं। ये कह रहे हैं हम अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, ये कह रहे हैं अमेरिका ने हमें निकाला है। तो इसका मतलब है कि ये मुनाफ़क़त आप लोगों को बेचने के जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ और कर रहे थे, उनकी मिन्नतें कर रहे थे कि आप जो है हमारे साथ रहें, ये वो है। तो खुदारी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप भी ग़ुलामी की इस कतार में, जब आप इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं, आप भी उसी तरह खुदारी को बेच के ग़ुलामी की इस कतार में खड़े हैं। लिहाजा ये मुनाफ़िक़त है, ये हिपोक्रेसी है, ये दुगलापन है, इसको जो भी आप नाम देना चाहते हैं, ये आम आदमी को। लेकिन मुझे यहाँ पर ज़रा एक इस पॉइंट पे दीजिए कि 1 साल की आपकी हुकूमत नहीं है, 63 अफराद हैं, मुआशी मईशत दबा हो रही है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। हम 63 अफराद की, जाहिर है उनको प्रोटोकॉल होगा, उनके पास स्टाफ होगा, उनको तनख्वाह दी जाएगी, तो ये कैसे अफोर्ड? आइडियल वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी इज़ अ मेसी बिजनेस। ये कोalition गवर्नमेंट है, इन्होंने लोगों को खुश रखना है। अगर इन्होंने पार्लियामेंट को जिंदा रखना है, तो ये तो कह रहे हैं सर माजरत के साथ कि हम सियासत करने नहीं आए, हम तो रियासत बचाने आए। ये तो सियासत हो रही है। जमहूरियत में नंबर गेम्स हैं, पार्लियामेंट में एक आदमी भी उसका की राय है, उसको आपने खुश रखना है। ये जमहूरियत की मजबूरी। 100 अफराद ले लें, ये सर तबाही ले जाए। मेरे पास 2-2.5 मिनट है। इरफान साहब, आप हमारे सीनियर साथी हैं, आखिरी 2-2.5 मिनट आपके पास है, आप अपना कुछ कमेंट्स आखिरी देना चाहें सर। नहीं, मेरा कोई कमेंट नहीं है। अगर आपका कोई सवाल है तो वो ज़रूर पूछें। मैं सदाकत साहब की किसी बात का कोई जवाब देना नहीं चाहता, ना ही कोई काउंटर इसमें एलिगेशन में जाना चाहता हूँ। आपका कोई सवाल है तो वो करें। नहीं, मैं सर ये सवाल फिर इसी तरह से कर लेता हूँ कि सर चलें, आपने मिफ्ताह इस्माइल पे तो बात की, चलो समझ में आया कि जनाब वो पूरा एक चेन का हिस्सा हैं और वो मशवरे लेके करती हैं। लेकिन सर ये मुझे बताइए ना कि अगर मुआशी तौर पर हमारा मुल्क इस वक्त क्राइसिस में है और इस वक्त जो है वो 63 अफराद को आपने काबीना में रखा हुआ है, तो ये बोझ आवाम बर्दाश्त करेगी सर इनकी इस पोर्टफोलियो, इनकी इस सियासत का, इनकी इस काबीना का? देखिए, वो जान अचकज़ई साहब ने जो बात कही है उसमें वज़न है। और ये गुज़श्ता हुकूमत में भी आपने देखा है कि वज़रा की और मुआवनीन की और मुशीरान की तादाद अच्छी खासी थी। अब तो ये 6-7 जमातों का मजमूआ है, मखलूत हुकूमत है और इसको करना पड़ता है। लेकिन ख़ुद ही आपने इब्तदा में ये कहा था जी कि वो रोते फिरते हैं कि उनके पास ना दफ्तर है, ना बैठने की जगह है, ना कुर्सी है।
तो जब आप दफ्तर भी नहीं दे रहे, कुर्सी भी नहीं दे रहे, बैठने की जगह भी नहीं दे रहे, गाड़ी भी नहीं दे रहे, और मेरी मालूमात में है बहुत से मावनीन ऐसे हैं जिनको आप कोई तनख्वाह नहीं दे रहे, वो जहाँ हैं वो वही तनख्वाह पा रहे हैं। अगर कोई नेशनल असम्बली में है तो उसकी पा रहा है, सेनेट में है, मेरे साथ बैठने वाली एक शख्सियत हैं सेनेट में, उनको मामने खुसूसी बनाया गया तो साथ लिखा गया था कि आपकी मराहत वही होंगी जो आप वहाँ ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन इसके बावजूद मैं उसूली बात करता हूँ, मैं कोई अंधा मुकल्लद नहीं हूँ अपनी पार्टी का, ना उसकी वकालत करना चाहता हूँ। ये कम से कम तादाद होनी चाहिए, और जितना जहाँ भी हम अपने अखराजात को कम कर सकते हैं, इंतज़ामी अखराजात को किसी भी शक्ल में कम किया जा सकता है, वो ज़रूर एफ़र्ट होनी चाहिए। और सिर्फ मुस्लिम लीग नून पे इसकी ज़िम्मेदारी नहीं आती, वो बाकी सारी मखलूत जमातों पे भी आती है। उन्हें भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। अवाम इसको पसंद नहीं करते, और कतई नज़र इसके कि अवाम पसंद करते हैं या नहीं करते, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। वक्त ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर दीजिए, अल्लाह हाफिज़।